नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीडीपी प्रैक्टिस श्रृंखला की ये दूसरी मैराथन क्लास है। दूसरे नंबर की जो मैराथन क्लास है दोस्तों मेरी, जो कि आपके लिए ऑनलाइन होने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, आप इसे फॉलो ज़रूर करिएगा। दोस्तों, पेपर में जो प्रश्न आएंगे दोस्तों, वो यहीं से प्रश्न आएंगे गारंटी के साथ। 100% दोस्तों जो प्रश्न आएंगे दोस्तों, वो यहीं से आएंगे। तो दोस्तों, इसे देखिएगा जरूर। दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, और देखिएगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। दोस्तों, हमें नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। नहीं, नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट। दोस्तों, सीटेट अपनी अलग ही खूबी रखता है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न बहुत कंफ्यूज करके पूछता है दोस्तों। तो नॉट को यानी कि नहीं को दोस्तों और को छोड़कर इस तरह के दोस्तों जो प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान देना है हमारे लिए। तो दोस्तों, हमें विशेष ध्यान किस पर देना है? नहीं पर देना है दोस्तों देखते हैं क्या है। आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 का आनुवंशिकता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और जन्मजात स्वभाव, ये भी गलत हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये हैं, इसीलिए गलत हो जाएंगे दोस्तों। अभिभावक बालक संबंध, ये दोस्तों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डाउन लक्षण का कारण है, डाउन सिंड्रोम जो है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम पूछना चाह रहा है दोस्तों। क्या है? डाउन संरक्षण का कारण है क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, त्रिगुण सूत्रता 20, त्रिगुण सूत्रता 21, एक्स एक्स वाई गुण सूत्र, और त्रिगुण सूत्रता 22। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, 20 भी नहीं है दोस्तों, और 22 भी नहीं है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिगुण सूत्रता 21 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कितने गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। 23 जोड़े होते हैं, और 46 टोटल 46 होते हैं दोस्तों। क्या होता है? 46 गुण सूत्रों की जो है दोस्तों, सूत्रों की संख्या 46 होती है दोस्तों। क्या होती है? 46। दोस्तों, विशेष ध्यान देना है, लगभग हर बार प्रश्न आता है दोस्तों इससे। तो 23 जोड़ों में पूछे दोस्तों तो कितने होते हैं? 23, और संख्या पूछे तो 46। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, त्रिगुण सूत्रता 21 के कारण दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा जेनिटल मटेरियल इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। इससे डाउन संरक्षण का जो कारण है दोस्तों, वो बनता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है देखते हैं। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों को वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो दोस्तों, डी तो गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी तो गलत हो जाएगा दोस्तों। और निर्देशों
की वस्तुनिष्ठता होगी दोस्तों, की होगी यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। मापन का उद्देश्य, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राप्तांकों की बारंबारता दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्राप्तांकों की बारंबारता। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? दोस्तों पुनः नहीं वाला प्रश्न आ गया दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान देना है हमारे लिए। किस पर? नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों, नहीं पर। TAT, SCT, ड्राएमैन, MMPI। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो TAT तो गलत हो जाएगा दोस्तों, SCT भी गलत हो जाएगा और ड्राईमैन ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो 4 है दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MMPI दोस्तों। क्योंकि ये जो है दोस्तों क्या है दोस्तों, ये मॉर्गन किसका है दोस्तों? ये मॉर्गन का है, मॉर्गन एंड मुरे, मुरे का है दोस्तों। तो ये मॉर्गन एंड मुरे का है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जीन पियाजे तो दोस्तों होगा नहीं, इनका संज्ञानात्मक विकास है। डेविड बेसलर, ये भी नहीं होगा दोस्तों। एरिक एरिक्सन, देखिएगा दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी भी गलत, डी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड गार्डनर दोस्तों। क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका। तो आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। किस पर ध्यान देना है दोस्तों? प्रमुख उद्देश्य पर ध्यान देना है हमारे लिए। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीयकरण और गणित की विषय वस्तु। तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर? प्रमुख उद्देश्य जो है दोस्तों शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं दोस्तों, है दोस्तों प्रश्न नंबर है, लेकिन इससे भी अच्छा और ऑप्शन शायद है हमारे पास। कक्षा कक्ष अधिगम ये भी गलत हो जाता है और गणित की विषय वस्तु ये भी नहीं। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बालक के चिंतन का गणितीकरण दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत तो पियाजे का है दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 शास्त्रीय अनुबंधन ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सामाजिक ये लेव वाइगोत्स्की का है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर बचता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? किस पे क्या है दोस्तों? नहीं है। पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का? तर्क। तो दोस्तों आगे की बात है दोस्तों, कल्पना भी और प्रतिबिंबन भी नहीं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व अनुभव
दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पूर्व अनुभव, ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 8 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रचनात्मकता। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर रचनात्मकता तो दोस्तों होगा नहीं प्रश्न नंबर 9 का, और व्यक्तित्व भी नहीं होगा दोस्तों, व्यक्तित्व भी नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 9 का ए और डी तो गलत हो गया, बी और सी में चुन लीजिएगा दोस्तों। क्या है? बी और सी में चुन लीजिएगा। बुद्धि भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, उपलब्धि। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? सामना करता है वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था। नहीं दोस्तों, शिशु अवस्था तो होगी नहीं, और वृद्धावस्था भी नहीं होगी दोस्तों, और बाल्यावस्था भी नहीं होगी दोस्तों। तो विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जो होती है दोस्तों वो किशोरा अवस्था में ही होती है। पर क्या करें क्या करें क्या ना करें? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है। सही क्रम क्या है दोस्तों? अनुप्रयोग, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा और पुनरुत्पादन। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का? तो दोस्तों अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। बी देख लेते हैं क्या है। अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 का बी भी गलत हो जाता है। अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही। तो प्रश्न नंबर डी भी 11 का डी भी गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी है? व्यक्तित्व अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण और समाजमिति तकनीकी, साक्षात्कार। नहीं दोस्तों, तो डी तो गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 का डी गलत हो जाता है, और समाज मिति तकनीक ये भी गलत हो जाता है। व्यक्तिक अध्ययन ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इनकी दिवास्वप्न नाम की एक पुस्तक भी है दोस्तों सिगमंड फ्राइड की, और दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ड्रीम एनालाइज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, एडीएचडी का अर्थ है। प्रश्न नंबर 13 एडीएचडी का अर्थ है
बाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ए देख लेते हैं क्या है। बाचिक कठिनाई वाले बालक, नहीं दोस्तों, बोलने में तो दोस्तों कोई परेशानी है नहीं ADHD के लिए, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। और श्रवण दुर्बलता वाले बालक, नहीं दोस्तों, सुनने में भी श्रवण ह्रास भी नहीं है दोस्तों ऐसे बच्चे के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर जो है वो है प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ध्यान विकार वाले बालक। जो दोस्तों अति सक्रिय बालक होते हैं वो ध्यान विकार, एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते दोस्तों। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, ADHD। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 का डी तो गलत हो जाएगा। प्रश्न दोबारा और देख लेते हैं दोस्तों क्या है। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। उपचारात्मक परीक्षण, दोस्तों ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। उपलब्धि परीक्षण, ये भी गलत हो जाता है। निदानात्मक परीक्षण दोस्तों क्या हो जाता है, निदानात्मक परीक्षण। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सम्मिलित किया गया है। 86वां संशोधन, 74वां संशोधन, 89वां संशोधन, 91वां संशोधन। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों 89वां संशोधन ये भी गलत और 74वां संशोधन ये भी गलत दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, 86वां संशोधन दोस्तों। 86वां जो संशोधन हुआ है दोस्तों, 86वां जो संशोधन हुआ है इसके द्वारा दोस्तों क्या जुड़ा है, आर्टिकल क्या जुड़ा है दोस्तों, आर्टिकल 21A दोस्तों, 21A जुड़ा है दोस्तों, 21A जुड़ा है दोस्तों, आर्टिकल 21A जो कि दोस्तों जो कि अनिवार्य शिक्षा का जो है दोस्तों वो 6 से 14 वर्ष दोस्तों, 6 से 14 वर्ष जो लागू हुआ है दोस्तों। और जो दिव्यांगजन हैं वो दोस्तों 6 से 18 वर्ष दोस्तों। तो ये जो लागू हुआ है दोस्तों इसमें आर्टिकल जो है दोस्तों 21A जुड़ा है दोस्तों। तो सही उत्तर जो हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू जो हुआ दोस्तों उसमें 6 से 14 हुआ दोस्तों आर्टिकल 21A में, और सामान्य बच्चों के लिए और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 30 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 56 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 45 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 70 घंटे। दोस्तों 70 घंटे तो अधिक हो जाते हैं दोस्तों और 56 घंटे भी
अधिक हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब ए और बी में चुन लीजिएगा दोस्तों, क्या है ए और बी में देख लीजिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ए और बी में चुन लीजिएगा दोस्तों, क्या है तो 30 घंटे दोस्तों कुछ कम नहीं हो जाएंगे 30 घंटे कम हो जाएंगे। एक ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 45 घंटे। कितने हो जाते हैं दोस्तों 45 घंटे हो जाते हैं दोस्तों। और प्राथमिक स्तर जो है दोस्तों, क्या हो जाता है दोस्तों, प्राथमिक में दोस्तों अध्यापक के लिए कम से कम दोस्तों कितना हो जाता है, प्राथमिक में जो है दोस्तों, प्राथमिक में एक वर्ष में दोस्तों, प्राथमिक में क्या दोस्तों, एक वर्ष में दोस्तों, एक वर्ष में दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम दोस्तों कितने, 200 दिन, क्या दोस्तों 200 दिन दोस्तों कितने 200 दिन शिक्षण कार्य करना है। और दोस्तों जो उच्च प्राथमिक है, जो दोस्तों कक्षा 6 से 8 है दोस्तों, कक्षा 6 से 8 है दोस्तों, यानी कि जूनियर स्तर जो है दोस्तों, जूनियर स्तर में दोस्तों एक वर्ष में दोस्तों कितना करना है, कितने दिन शिक्षण कार्य करना है दोस्तों, कम से कम 220 दिन दोस्तों, 220 दिन। और दोस्तों घंटों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, प्राथमिक में दोस्तों, प्राथमिक में और जूनियर में, जूनियर दोस्तों, जूनियर में घंटों की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों 1000 घंटे, 1000 घंटे। और प्राथमिक में दोस्तों 800 घंटे, कितने 800 घंटे कार्य दोस्तों करना है शिक्षक के लिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का वर्णनात्मक अनुसंधान ये भी नहीं होगा दोस्तों, ऐतिहासिक ऐसी कोई चीज नहीं दोस्तों, गुणात्मक अनुसंधान ये भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक अनुसंधान। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सीखना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का, प्रश्न नंबर 18 का संज्ञानात्मक सीखना दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, और शास्त्रीय अनुबंधन भी गलत हो जाएगा दोस्तों, और अंतर्दृष्टि अधिगम ये भी गलत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो दोस्तों अनुबंधन ये जो दिया है दोस्तों बी एफ स्किनर ने दिया है दोस्तों, किसने दिया है, स्किनर ने दिया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों इसका सही उत्तर, ये इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण, संबंध,
अनुकूलन, संतुलन। संतुलन भी नहीं होगा दोस्तों, अनुकूलन भी नहीं होगा दोस्तों। अब संबंध और आत्मसातीकरण में से देख लीजिएगा दोस्तों क्या होगा। आत्मसातीकरण में से देख लीजिएगा क्या होगा, तो दोस्तों संबंध भी नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसातीकरण। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। तो आइए, ये प्याजी जी का है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 जो है दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिप्रेक्षीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी परिप्रेक्षीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया का स्वतंत्रता, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, नहीं है। विशेषता क्या है दोस्तों, विशेषता जो है वो नहीं है। हमें किस पर ध्यान देना है दोस्तों, नहीं है पर ध्यान देना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 20 का दोस्तों। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिप्रेक्षीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। अस्पष्ट उद्दीपक, तो दोस्तों ये तो है इसीलिए गलत हो जाता है दोस्तों। अनुक्रिया की स्वतंत्रता, ये भी गलत हो जाता है। और व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, ये भी गलत हो जाता है। वस्तुनिष्ठ व्याख्या, सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों। सही प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 20 का डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। क्या है दोस्तों, देखते हैं। बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर क्या हो जाए देखते हैं। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बाल केंद्रित की नहीं है दोस्तों। ये क्या है, ये है दोस्तों शिक्षक केंद्रित की। क्या है दोस्तों, शिक्षक केंद्रित। ये विधि जो है दोस्तों वो है शिक्षक केंद्रित की है। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाता है दोस्तों। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, दोस्तों बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दे सकते क्योंकि हम किस लिए हैं। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाता है 21 का बी भी गलत हो जाता है। सी देखते हैं। क्या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। नैतिक शिक्षा ही नहीं दोस्तों, हमारे लिए प्रत्येक प्रकार की बच्चों को शिक्षा देना है दोस्तों। तो ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। क्या है, डी सही होगा दोस्तों। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता। दोस्तों प्रश्न है, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। दोस्तों व्यक्तित्व ए तो गलत हो जाएगा, और दोस्तों बी भी गलत हो जाएगा, अधिगम ये भी गलत हो जाएगा, और सृजनात्मकता भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। क्या हो जाता है दोस्तों, बुद्धि। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है,
वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव इनका पूरा नाम दोस्तों लेव वाइगोत्स्की है, के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। और दोस्तों सी, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये भी रीइंफोर्समेंट, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अनुकरण, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 का जो उत्तर बचता है दोस्तों, एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वेक्सलर द्वारा, बिने द्वारा, स्पीयरमैन द्वारा और कैटल द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों? प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वेक्सलर द्वारा। ये तो गलत हो जाता है दोस्तों, 24 का ये तो गलत हो जाता है। बिने, बिने सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 24 का जो सही उत्तर है वो है बिने। स्पीयरमैन भी गलत और कैटल भी गलत दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 24, इन्होंने दोस्तों बिने और थियोडोर, दोस्तों पेन का थोड़ा क्लिच है, साइमन थियोडोर साइमन। और दोस्तों बिने का जो है जो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, इन्होंने दोस्तों मिलकर लगभग 1904-5 में दोस्तों इसका निर्माण किया था दोस्तों। इसका निर्माण किया था दोस्तों। तो सही उत्तर जो हो जाता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 24 का सही उत्तर बी हो जाता है, बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ने की धीमी गति दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल गलत है। विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, नहीं दोस्तों, पनिशमेंट तो हम दे ही नहीं सकते राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। उन पर ध्यान नहीं देना, नहीं दोस्तों, ध्यान तो देना है हमारे लिए दोस्तों। तो दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन दोस्तों। जो बच्चा प्रतिभाशाली है, जो बच्चा दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, गिफ्टेड जो चिल्ड्रन है दोस्तों, उसके लिए विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन देना है हमारे लिए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 26 क्या है? प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों क्या है। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि दोस्तों क्या होगी? बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों? तो इसके सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि बालक की वास्तविक आयु जो है दोस्तों क्या है दोस्तों? वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 112.50, ऑप्शन नंबर बी 107.69, ऑप्शन नंबर सी 110.25, 100.50। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का, प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों फॉर्मूला लगा लीजिएगा दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है IQ
IQ बराबर क्या है दोस्तों, MA अपॉन CA गुणा 100 दोस्तों। क्या है, MA अपॉन CA गुणा 100। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, और दोस्तों हिंदी में लिखता हूँ दोस्तों, क्या लिखता हूँ, IQ बराबर मानसिक आयु मानसिक आयु है दोस्तों, यहाँ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या है दोस्तों, वास्तविक आयु गुणा 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ लगा लीजिएगा दोस्तों। IQ क्या है दोस्तों, इसकी वास्तविक आयु क्या है दोस्तों, मानसिक आयु है दोस्तों 14 गुणा 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। क्या हो जाएगा दोस्तों, 13। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों बराबर, ये हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1400 बटा 13। जब 13 से 1400 को दोस्तों हम काटेंगे, भाग देंगे दोस्तों, तो इसका उत्तर निकल ये जो आएगा दोस्तों, वो आएगा 107। क्या आएगा दोस्तों, 107.6969 आ जाएगा दोस्तों। तो एक ये क्या कहाँ है दोस्तों, कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। ये 1 नंबर का फ्री का क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है दोस्तों। क्या पूछता है कि IQ का जो है वो फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या, IQ निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, IQ बराबर MA अपॉन CA गुणा 100। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 दोस्तों, यदि बालक की वास्तविक आयु, प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर जो हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर जो हो जाता है, प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 है सीखने, प्रश्न नंबर 27, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था दोस्तों, स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने दोस्तों। तो क्लासिकल कंडीशन जो दोस्तों दी थी, किसने दी थी दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्किनर नहीं दोस्तों, थॉर्नडाइक ने भी नहीं दोस्तों, और कोहलबर्ग ने भी नहीं दोस्तों। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पावलोव। इन्होंने दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों। किस पर किया था, पावलोव का जो प्रयोग है वो दोस्तों, वो किस पर है, कुत्ते पर है दोस्तों। तो पावलोव की दोस्तों जो है वो थ्योरी आप जरूर पढ़ लेना दोस्तों। 3-4 जो है वो थ्योरी अच्छे से कर लेना दोस्तों। स्किनर हैं, पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं और कोहलबर्ग हैं दोस्तों, और जीन पियाजे हैं दोस्तों, और थोड़ा दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल का भी देख लेना दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 27 का जो है वो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पावलोव। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, एक सेकंड दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 दोस्तों।
प्रश्न नंबर 28 है, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना। माता पिता में अनबन रहना बाल अपराध का कारण है। माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना और समृद्ध परिवार। दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, अगर ये है तो बच्चे बाल अपराधी बनेंगे ही नहीं। दोस्तों सी देख लेते हैं क्या है। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, अगर आपस की सहमति होगी दोस्तों तो बच्चा बाल अपराधी क्यों बनेगा। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाता है। दोस्तों परिवार भी देखते हैं, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, अगर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा तो बच्चा कभी भी अपराधी नहीं बनेगा, इसकी तरफ बच्चे का ध्यान जाएगा ही नहीं। दोस्तों तो एक ही उत्तर बचता है, बाल अपराध का जो महत्वपूर्ण कारण है वो माता पिता में अनबन, हर समय लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह जो होते रहते हैं दोस्तों या, तो इसका सही कारण जो हो जाता है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। किस पर ध्यान नहीं दिया गया दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, इस पे तो दिया गया है दोस्तों। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों हमारे लिए, किस पर हमें ध्यान किस पर देना है दोस्तों, नहीं पर एक नंबर लाने के लिए। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना बिल्कुल सही है दोस्तों, और हमसे सही पूछा नहीं है तो इसलिए ये तो गलत हो जाता है, इस पर तो ध्यान दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, बिल्कुल दोस्तों। जो बच्चे जैसे ईंट भट्टा है और ये ट्राइब हैं दोस्तों, जो जनजातियां जो घुमंतु जनजातियां हैं, इनके बालकों को प्रवेश करना सुनिश्चित करना दोस्तों ये दिया गया दोस्तों, इसीलिए ये तो है, इसलिए गलत हो गया दोस्तों क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि 14 वर्ष के पश्चात बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, तो दोस्तों ये गलत हो जाता है, इसीलिए सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 29 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। कौन सा है, प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, उपकल्पनाओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिकरण होगा दोस्तों, क्या होगा, सामाजिक नहीं दोस्तों जनरल, सामान्यीकरण सही है दोस्तों, ये सही है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर डी है साहित्य का पुनरीक्षण, साहित्य का पुनरीक्षण। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। उपकल्पनाओं का निर्माण, नहीं दोस्तों ये तो गलत हो जाता है। प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन बिल्कुल सही दोस्तों। सामान्यीकरण ये भी गलत हो जाता है और साहित्य पुनरीक्षण ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही जो उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सही है। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31।
प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। दोस्तों तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों क्या है 31 का ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं सांस्कृतिक विरासत की सराहना। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही। डी ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। नहीं दोस्तों, ये भी गलत। प्रश्न नंबर 31 का जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सांस्कृतिक विरासत की सराहना। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। दोस्तों ये थोड़ा धैर्य बनाकर रखें दोस्तों, मैराथन क्लास है दोस्तों। अगर आप इस मेरी 2 मैराथन दोस्तों, मैराथन फर्स्ट एंड सेकंड अगर देखते हैं दोस्तों, और दोस्तों जो मेरी और जो इस पर जो दोस्तों संजय एकेडमी पे दोस्तों जो वीडियो पड़ी हुई है अगर उन्हें फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो 30 आउट ऑफ कम से कम दोस्तों आपके 28 या 29 आएंगे दोस्तों, पक्का। दोस्तों देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं क्या है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर बी अंतः संबंधों के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर डी एकीकरण के सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एकीकरण के सिद्धांत दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। विकास जो है दोस्तों कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, तो दोस्तों डी और सी तो गलत हो जाएगा। अंतर संबंधों के सिद्धांत से ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर जो है दोस्तों निरंतरता के सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 33 दोस्तों प्रश्न नंबर 33 क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। बुद्धि का घटक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमें किस पर ध्यान देना है दोस्तों। नहीं पर ध्यान देना है 1 नंबर के लिए दोस्तों। तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33 जो है दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होगा। अनुभवों से सीखना ये तो दोस्तों है इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमसे नहीं पूछा है दोस्तों। स्मृति ये भी गलत हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये है इसलिए गलत हो जाता है दोस्तों क्योंकि हमसे क्या पूछा है, गलत पूछा है दोस्तों। व्यावसायिक रुचियां जो दोस्तों बुद्धि का घटक जो है दोस्तों वो व्यावसायिक रुचियां नहीं है दोस्तों, इसीलिए सही हो जाता है। तार्किक चिंतन ये है दोस्तों इसीलिए गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही उत्तर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 है निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। हमें ध्यान देना है दोस्तों नहीं पर। किस पर ध्यान देना है दोस्तों, हमें नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। नहीं पर ध्यान देना। फैन का दोस्तों इस समय क्लेज है, थोड़ा जल्द सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। हमें नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सोचना, ऑप्शन नंबर बी लिखना, ऑप्शन नंबर
सी गेंद फेंकना, ऑप्शन नंबर डी खेलना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 का जो है दोस्तों खेलना ये तो है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक नहीं है। तो दोस्तों गेंद फेंकना ये भी गलत हो गया दोस्तों। लिखना ये भी गलत हो गया। सोचना ये दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों ये है, इसीलिए सही हो गया दोस्तों। तो मनोगत्यात्मक नहीं है। सोचना जो है दोस्तों मनोगत्यात्मक नहीं। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? किसने दी दोस्तों? प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? ये है दोस्तों ऑप्शन देखते हैं क्या है दोस्तों इसके। गॉर्डन अल्पोर्ट, शेल्डन, आर.बी. कैटल और स्पेंजर तो है नहीं दोस्तों, और गॉर्डन अल्पोर्ट भी नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 35 के बी और सी में देख लीजिएगा दोस्तों क्या है। बी और सी में देख लीजिएगा दोस्तों क्या है 35। तो दोस्तों शेल्डन भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो 16 पीएफ जो है दोस्तों परीक्षण, वो किसका है? आर.बी. कैटल का है दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सही हो जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न नंबर 36। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यानी गिफ्टेड बच्चे की कौन सी विशेषता है? देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। वह बहुत ही तुनक मिजाजी हो जाता है। डी तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तुनक मिजाजी से ऐसा कोई संबंध नहीं है दोस्तों गिफ्टेड बच्चे का। दोस्तों तो प्रश्न नंबर 36 का डी तो गलत हो जाता है। सी देखते हैं, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना। नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। नहीं दोस्तों ये क्या मतलब हुआ दोस्तों? तो बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही बचता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए ही सही है। फिर पढ़ लेते हैं, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कम प्रेरित अनुभव करता है, बिल्कुल सही बात है। और ऊब जाता है, हाँ बोरियत महसूस होती है उसके लिए। तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर जो हो जाता है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। आइए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37, थोड़ा बड़ा है दोस्तों, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना डैश। क्या है दोस्तों? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना डैश है दोस्तों। क्या है? एक अवास्तविक लक्षण है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिनमें क्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। दोस्तों प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 का देख लेते हैं दोस्तों क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है डैश है दोस्तों। एक अवास्तविक लक्षण है। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 का ये तो गलत हो जाता है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। नहीं दोस्तों विद्यालय है किस बात के लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। विशेष आवश्यकता वाले उसके लिए दोस्तों
विद्यालय में प्रवेश लिया जाएगा दोस्तों। तो भार क्यों बढ़ेगा दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों क्या है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। डी और देख लेते हैं, जिनमें क्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये तो हानिकारक नहीं है दोस्तों, ये सहायक है ऐसे बच्चों के लिए दोस्तों। तो डी भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 38 है, समस्या समाधान नहीं है, किस पर ध्यान देना है, नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। समस्या समाधान नहीं है। लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, समस्या समाधान नहीं है, प्रश्न नंबर 38। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्योन्मुखी है, नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये है दोस्तों, हमसे पूछा है नहीं, समस्या समाधान नहीं है प्रश्न नंबर 38 का दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाता है। बी देख लेते हैं क्या, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, बिल्कुल सही दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी संगीत संबंधी योग्यता के बारे में नहीं दोस्तों, ये नहीं, इसीलिए सही हो गया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 38 जो है दोस्तों उसका सही उत्तर जो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाता है। समस्या समाधान नहीं है, संगीत संबंधी योजना के बारे में दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की डैश विधि है दोस्तों, क्या है, डैश विधि है दोस्तों, क्या है, TAT आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है, प्रयोगात्मक विधि है दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 जो है इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न दोबारा और पढ़ लेते हैं दोस्तों एक बार। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है, डैश विधि है दोस्तों, क्या है, डैश है। 39 दोस्तों आत्मनिष्ठ विधि है, नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ विधि भी नहीं है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों प्रक्षेपीय विधि है, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों डी। और प्रयोगात्मक विधि है, नहीं दोस्तों, ये डी भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 39 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपीय विधि है दोस्तों। इसमें कितने कार्ड होते हैं, इसमें TAT जो है दोस्तों, TAT दोस्तों इसमें 31 कार्ड होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 31 कार्ड होते हैं। 30 एक जैसे होते हैं दोस्तों, 30 एक जैसे प्लस एक दोस्तों जो है वो अलग होता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 39 का जो सही उत्तर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपीय विधि है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, ये मेरी मैराथन क्लास है दोस्तों, इसे फॉलो जरूर करें दोस्तों, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें दोस्तों, और इसे लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि मैं और अच्छे प्रश्न आपके बीच लाता रहूं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा का मतलब ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों सृजनात्मकता की ओर ले जाता है।
देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए सामवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और अहमवादी चिंतन। दोस्तों अहंकार वाले, ईगो तो नहीं दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का डी तो गलत हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर और निम्नलिखित में से दोस्तों प्रश्न नंबर 40 नहीं दोस्तों, प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्न नंबर 40 जो है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, सृजनात्मकता की ओर ले जाता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 40 सामवेगिक चिंतन, ये तो गलत हो जाता है दोस्तों, ये गलत हो जाता है दोस्तों। ये है अभिसारी चिंतन, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। अपसारी चिंतन शायद, अहमवादी चिंतन, अहमवादी चिंतन नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 जो है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, तो दोस्तों क्या है, अपसारी चिंतन दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाता है दोस्तों अपसारी चिंतन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही सही है इसका दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों 40 प्रश्न थे दोस्तों, कितने प्रश्न थे, 40 प्रश्न थे। 40 आउट ऑफ 40 आपके कितने सही हुए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और अगर इससे संबंधित आपकी कोई राय हो तो दोस्तों उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। जो आज के जो 40 प्रश्न थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, जो कि आपके लिए ऑनलाइन सीटेट 2022-23 में होने वाले ऑनलाइन सीटेट में आपके लिए हेल्प करेंगे दोस्तों। इसे देखिएगा जरूर और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल को संजय अकेडमी को सब्सक्राइब करना दोस्तों। इन 40 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। और अगर इससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों, थोड़ी हेल्प करें हमारे लिए दोस्तों, ताकि हम आपके बीच बने रहें दोस्तों और अच्छा सा अच्छा कंटेंट दोस्तों आपके बीच साझा करते रहें दोस्तों। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों और हमारी हेल्प कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके बीच बने रहें दोस्तों। तो हमारे संजय अकेडमी यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके लिए समय से मिलते रहें दोस्तों। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अंत में सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।